आज हम अनुवाद के प्रकार के बारे में जानेंगे कि अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं। चूँकि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और इसी व्यापकता और बहुलता के कारण विद्वानों ने अनुवाद को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। अगर पाश्चात्य विद्वानों की बात करें तो पाश्चात्य विद्वानों में J.C. कैटफोर्ड ने अनुवाद के 3 आधारों पर वर्गीकरण किया था। पहला था इसमें पाठ विस्तार के आधार पर, दूसरा है भाषा स्तर के आधार पर और तीसरा जो वर्गीकरण का आधार उन्होंने बताया वो था श्रेणी के आधार पर। तो इन्होंने जो है पाठ विस्तार के आधार पर इन्होंने अनुवाद को 2 भागों में विभक्त किया था, पूर्ण अनुवाद और दूसरा था आंशिक अनुवाद। भाषा स्तर के आधार पर उन्होंने अनुवाद के 2 प्रकार बताए कि अगर भाषा के स्तर को आधार बना करके यदि अनुवाद का वर्गीकरण किया जाए तो 2 प्रकार के अनुवाद हैं, समस्त अनुवाद और सीमित अनुवाद। यदि श्रेणी जो तीसरा आधार उन्होंने बनाया था अनुवाद का, तो श्रेणी के आधार पर यदि अनुवाद का वर्गीकरण किया जाए तो अनुवाद 3 प्रकार के, मुक्त अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद और मध्यवर्गीय अनुवाद। इसी प्रकार कांसा ग्रोदे ने भी अनुवाद को 4 के जो है 4 प्रकार बताए: भाषा परक अनुवाद, तथ्यपरक अनुवाद, संस्कृति परक अनुवाद और सौंदर्य परक अनुवाद। तो विद्वानों ने अनुवाद को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया, अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। इन सब में जो तर्क संगत और सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जो वर्गीकरण है वो भोलानाथ तिवारी का है। और भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया। पहला है गद्य पद्य पर आधारित प्रभेद, दूसरा है साहित्य विधा पर आधारित प्रभेद, तीसरा है विषय पर आधारित प्रभेद और चौथा है अनुवाद की अन्य प्रकृति के आधार पर प्रभेद। चूँकि जो भोलानाथ तिवारी हैं भाषा वैज्ञानिक, उनका जो अनुवाद है, अनुवाद का जो वर्गीकरण उन्होंने किया या अनुवाद के प्रकार बताए, वह जो है सर्वाधिक तर्कसंगत और उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम भोलानाथ तिवारी द्वारा बताए गए अनुवाद के प्रकार और प्रभेदों पर चर्चा करेंगे। भोलानाथ तिवारी ने जो पहले आधार पर जो गद्य पद्य पर आधारित जो प्रभेद है, इसके आधार पर उन्होंने अनुवाद 4 प्रकार के बताए। पहला है गद्य अनुवाद, दूसरा है पद्य अनुवाद और तीसरा है छंद मुक्त अनुवाद। तो गद्य अनुवाद वह होता है जो गद्य रचना से गद्य में किया गया अनुवाद गद्य होता है। जैसे कहानी से कहानी में, उपन्यास से उपन्यास में, निबंध से निबंध में, या इसी प्रकार की गद्य रचना से गद्य में किया गया अनुवाद गद्य अनुवाद होता है। लेकिन कई बार पद्य से किया गया अनुवाद भी गद्य अनुवाद के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि मेघदूतम एक पद्य रचना है, उसका नागार्जुन ने गद्य में रूपांतरण किया, तो इस प्रकार का अनुवाद भी गद्य अनुवाद कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो अनुवाद है वह है पद्य अनुवाद। पद्य अनुवाद में पद्य से किया गया अनुवाद, पद्य से पद्य में किया गया अनुवाद पद्य अनुवाद होता है। जैसे कविता इत्यादि का काव्य रचना में किया गया अनुवाद पद्य अनुवाद होता है। जैसे कि कुमार संभवम का जो है काव्य रचना में ही अनुवाद किया गया, या गीतांजलि का अनुवाद भी पद्य में किया गया। तो जो अनुवाद यथावत पद्य से पद्य में किया जाता है, कविता से कविता में किया जाता है, उस प्रकार का अनुवाद जो है पद्य अनुवाद कहलाता है। अगले प्रकार का जो अनुवाद है वह है छंद मुक्त अनुवाद। छंद मुक्त अनुवाद जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि छंद से मुक्त होकर के किया जाने वाला अनुवाद। माना किसी कविता में कोई छंद है, उस छंद को छोड़ करके लक्ष्य भाषा में जब उसे
अनुवाद किया जाता है और उस छंद को छोड़ करके किया जाता है तो उस प्रकार का अनुवाद छंद मुक्त अनुवाद कहा जाता है। माना किसी कविता में दोहा छंद है और जब उसका लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाएगा और दोहा छंद को छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का जो अनुवाद है वह जो है छंद मुक्त अनुवाद होता है। तो गद्य पद्य पर आधारित जो प्रभेद भोलानाथ तिवारी ने बताई वो 3 बताए, गद्य अनुवाद, पद्य अनुवाद और छंद मुक्त अनुवाद। यदि साहित्य की विधा के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण किया जाए तो अनुवाद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है काव्यानुवाद, दूसरा है नाट्यानुवाद, तीसरा है कथानुवाद, चौथा है अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद। तो पहला इसमें काव्यानुवाद। अब काव्यानुवाद जब काव्य से एक भाषा के कविताओं का दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसे काव्यानुवाद कहते हैं। जिसमें कि एक भाषा की जो छंद युक्त कविता होती है या छंद मुक्त कविता होती है, जब उनका दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार का अनुवाद काव्यानुवाद कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो अनुवाद है वह है नाट्यानुवाद। नाट्यानुवाद में एक भाषा के भीतर जो नाटक हैं उनका जब दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार के नाटक नाट्यानुवाद कहलाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा या रूसी भाषा या अन्य भाषाओं के जो नाटक हैं उन नाटकों का जब किसी अन्य भाषा में यथावत अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार के जो अनुवाद हैं वो नाट्य अनुवाद कहलाते हैं। यदि संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम का जो एक संस्कृत का नाटक है, कालिदास की रचना है, उसका यदि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार का जो अनुवाद होगा वो नाट्य अनुवाद कहलाता है। और नाट्य अनुवाद में रंगमंची आवश्यकताओं और दर्शकों को ध्यान में रख करके अनुवाद कार्य किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है रंगमंचियता का गुण होता है। अगला है कथानुवाद। कथानुवाद में एक भाषा के भीतर जो कथाएं हैं उनका जब अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो वो कथानुवाद कहलाता है। जैसे एक भाषा में जो कहानियां हैं, उपन्यास है, उनका जब किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार का अनुवाद कथानुवाद कहा जाता है। जैसे कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानियां, उनका अंग्रेजी भाषा में और अन्य कई भाषाओं में अनुवाद हुए। ठीक इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान मोपांसा और रूसी विद्वानों के जो रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो कथा युक्त जो रचनाएं हैं, उनका भी हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार के जो अनुवाद हैं, जो एक भाषा में व्याप्त जो कथाएं हैं उसका जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार का अनुवाद कथा अनुवाद कहा जाता है। चौथे प्रकार का जो अनुवाद है वो है अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद। अन्य जो साहित्यिक विधाएं हैं जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, इनका एक भाषा के भीतर जो ये विधाएं हैं जब इनका अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार का अनुवाद अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद के अंतर्गत आता है। जैसे कि महात्मा गांधी की जो जीवनी है या जो हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है या जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, इनका जब अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो इस प्रकार की रचना अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद के अंतर्गत आती है। और इसमें चाहे रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो या डायरी हो, इनका जब दूसरे उसमें अनुवाद किया जाता है तो वह अन्य साहित्यिक विधा के अनुवाद के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार साहित्य की विधा पर अनुवाद 4 प्रकार के होते हैं: काव्य अनुवाद, नाट्यानुवाद, कथानुवाद और अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद। अगला जो अनुवाद का आधार है वर्गीकरण का वह है विषय आधारित प्रभेद। तो विषय के आधार पर यदि अनुवाद को वर्गीकृत किया जाए तो 7 प्रकार के अनुवाद होते हैं। पहला इसमें ललित साहित्य अनुवाद, दूसरा है धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद, तीसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री के अनुवाद, चौथा है विधि का अनुवाद, पांचवा है प्रशासनिक अनुवाद, छठा है
मानविकी एवं समाजशास्त्र का अनुवाद। सातवां है संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद। तो इसमें पहला है ललित साहित्य अनुवाद। तो ललित साहित्य अनुवाद यानी जो किसी भाषा का जो ललित साहित्य है, ललित जो साहित्य है, उसका दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद ललित साहित्य अनुवाद होता है। जैसे ललित निबंध या इसी प्रकार के जो अन्य जो ललित जो साहित्य है, उसका अनुवाद जो है ललित साहित्य अनुवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा है धार्मिक पौराणिक साहित्यिक साहित्य अनुवाद। अब जो धार्मिक पौराणिक जो साहित्य अनुवाद है, किसी एक भाषा के जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं या धार्मिक जो रचनाएं हैं, उनका दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद होता है। इसके अंतर्गत यदि श्रीमद् भगवद गीता या रामचरितमानस या रामायण या इसी प्रकार के जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे कि बाइबल या बौद्ध ग्रंथ हैं, सूत पिटक या जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनका यदि दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो इस प्रकार का अनुवाद धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद के अंतर्गत आता है। तीसरे प्रकार का जो अनुवाद है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री के अनुवाद। जो विज्ञान के चूँकि ये जो अनुवाद है ये विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंतर्गत जो विज्ञान की जो सामग्री है, जो तकनीकी क्षेत्र की जो सामग्री है, उसका दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। और इसमें भाव के स्थान पर शब्दानुवाद को प्रमुखता दी जाती है, और इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित रहता है। और जो सूचनाएं हैं या संकल्प हैं, जो तथ्य हैं, वह जो है उनका जो है यथावत जो है दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवादक का जो है प्रशिक्षित और ज्ञाता होना आवश्यक है। अगले प्रकार का जो अनुवाद है वह है विधि का अनुवाद। विधि जैसे कि शब्द से स्पष्ट है कि यह जो है कानून के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें जो विधि क्षेत्र की जो पुस्तकें हैं या विधि क्षेत्र से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे कि अदालत के कार्य, मुकदमे, अदालती जो आवेदन पत्र होते हैं, या जो कानूनी जो संहिताएं हैं, या जो धाराएं हैं, या जो नए नए अधिनियम बने हैं, या जो कोई आदेश जो है न्यायालय द्वारा पारित हुआ है, उसका दूसरी भाषा में या लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद किया जाता है तो उस प्रकार का अनुवाद विधि का अनुवाद कहा जाता है। अगले प्रकार का अनुवाद है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद जो है प्रशासन से संबंधित है, जैसे कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनसे संबंधित है। उनमें जो पत्र व्यवहार होते हैं या जो शासनादेश या अन्य प्रकार के जो आदेश जो सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं, उसका जब दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसको प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं, और इसे कार्यालयीय अनुवाद भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रशासन के जो कागजात होते हैं, सरकारी जो पत्र होते हैं या परिपत्र होते हैं या सूचनाएं होती हैं या अधिसूचनाएं होती हैं या नियम या अधिनियम होते हैं या केंद्र या राज्य सरकार या मंत्रालयों के जो कार्य होते हैं, उनका दूसरी भाषा में लक्ष्य भाषा में किया गया अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि इसमें कथ्य यानी कही गई बात जो है महत्वपूर्ण होती है, वह जो अनुवाद में यथावत रहनी चाहिए। अगला है मानविकी एवं समाजशास्त्र का अनुवाद। तो मानविकी और जो समाजशास्त्र का अनुवाद है, यह जो है अनुसंधान, सर्वेक्षण और परियोजना और शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित है, और इसमें सरलता, सहजता अपेक्षित होती है। अगले प्रकार का जो अनुवाद है वह है संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद। जो संचार माध्यम हैं, जैसे कि संचार के जो माध्यम हैं वो हैं श्रव्य हैं, दृश्य हैं, इस प्रकार के जो माध्यम हैं उनका दूसरी भाषाओं में किया गया अनुवाद संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद
होता है, जैसे कि दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं या दूरदर्शन या आकाशवाणी, या फिर जो ज्ञान विज्ञान की जो चीज़ें हैं उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद होता है। इसमें खेल, व्यापार, राजनीति, ज्ञान विज्ञान, इन सारी चीज़ों का जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है जो संचार की सामग्री है, तो उस प्रकार का अनुवाद संचार माध्यमों की सामग्री के अनुवाद के अंतर्गत आता है। तो अगला जो अनुवाद का जो प्रकार बताया है भोलानाथ तिवारी ने, चौथा जो है अनुवाद की अन्य प्रकृति पर आधारित प्रभेद। यदि अनुवाद की कुछ अन्य प्रकृतियों के आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाए तो अनुवाद दो प्रकार के होते हैं, मूलनिष्ठ और मूल मुक्त। मूलनिष्ठ से अभिप्राय है कि जो स्रोत भाषा है उसका लक्ष्य भाषा में यथावत किया गया अनुवाद जो है मूलनिष्ठ अनुवाद होता है। यानी स्रोत भाषा की जो सामग्री है उसका लक्ष्य भाषा में जीवित रहना मूलनिष्ठ अनुवाद है। दूसरे प्रकार का जो अनुवाद है वह है मूल मुक्त अनुवाद। और मूल मुक्त अनुवाद जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि मूल से हट करके किया जाने वाला अनुवाद। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि जो एक भाषा के भीतर जो विचार हैं या जो स्रोत भाषा की सामग्री में जो विचार हैं उसको लक्ष्य भाषा में बदला जाए, यह जो है संभव नहीं है। किंतु जो मूल से जो हट कर के जो कार्य किया जाता है मूल मुक्त अनुवाद में, वह यह है कि उसमें जो कहावतें हैं या उपमान हैं उनका देशीकरण करके दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो शैली के स्तर पर जो है मूल मुक्त अनुवाद में परिवर्तन होता है, न कि विचारों के स्तर पर।